दोस्तों नमस्कार। आज हम जहाँ खड़े हैं यह पटना का गंगा का किनारा का क्षेत्र है और गंगा की जो जुड़ाव है हमारे सभ्यता और संस्कृति से वह मोक्षदायिनी के रूप में है। गंगा में लोग नहाकर अपने पाप धोने की कल्पना करते हैं, बात करते हैं। लोग मरने के बाद गंगा के किनारे आके जलना चाहते हैं या लोग जलाते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। और आज हमारा जो विषय है, जिस 9 ग्रह की श्रृंखला में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें जो अंतिम ग्रह पर जो हमारी चर्चा है वह केतु पर है। और केतु जो है वह मोक्ष का प्रतीक है। राहु और केतु को अक्सर जोड़कर हम देखते हैं और केतु जो है वह मोक्ष का प्रतिरूपण करता है। और आज हमारे साथ हमारे ज्योतिषी के विशेषज्ञ रंजीत उपलब्ध हैं। लंबे समय के बाद कुछ व्यस्तता थी इनकी, जिसके वजह से यह नहीं समय दे पा रहे थे। तो स्वागत है रंजीत आपका हमारे चैनल डॉक्टर अजय स्पीक्स में। अब ये बताइए कि हम बोल चुके हैं गंगा के किनारे हैं और मोक्ष की बात है और केतु भी मोक्ष का प्रतीक है। और केतु के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे देखने वालों के सामने कि केतु का और क्या क्या महत्व है। मैं तो बहुत छोटी सी चीज़ आप बताया। जैसा कि अजय आपने कहा कि हम लोग नवग्रह की जो श्रृंखला जो चल रही थी उसमें हम लोग आखिरी पड़ाव पे हैं और आखिरी ग्रह केतु के रूप में चुनने का अर्थ भी यही था, क्योंकि ये जब आपका जीवन जब ख़त्म हो रहा है और जो एक परिकल्पना की गई है हमारे धर्म में कि जब आप शरीर से मुक्त हो जाते हैं तो उसकी जो कल्पना है वो केतु से कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव है, मोक्ष की बात। तो एक तो केतु को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, केवल अगर हम उसको मोक्ष कह दें तो शायद हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में वो कनेक्ट होना थोड़ा मुश्किल है कि मोक्ष है क्या। जी, और वो भी मरने के बाद की स्थिति। जी। तो अगर हमको केतु को समझना है तो केतु को समझने के लिए जब आपको याद होगा, दर्शकों को याद भी होगा कि जब हम लोग राहु की श्रृंखला कर रहे थे तो हमने उसमें कहानी बताई थी कि किस तरह से राहु धोखे से आके अमृत पान करने की कोशिश में रहता है और उसके बाद विष्णु के द्वारा उसके सर का अलग हो जाता है। तो जो सर अलग हुआ था वो राहु था और जो धड़ जो शेष बच गया था वो आपका केतु था। और ये सारी श्रृंखला हमारे ज्योतिषी पर विशेष बना हुआ है हमारे चैनल पर, उसमें सारा ये मौजूद है। आप चाहें तो किसी पे जाके देख सकते हैं। जी। अब देखिए यहाँ पे जो समझने वाली बात ये क्या है कि आखिर राहु का जो स्वभाव है और जो आपके केतु का स्वभाव है, ये दोनों विपरीत स्वभाव है। जबकि अगर आप देखेंगे तो बॉडी वही था, बॉडी वही है, लेकिन स्वभाव विपरीत हो गया। कारण क्या है इसके स्वभाव के विपरीत होने का? इसका एक कारण ये है कि जब राहु ने अमृत पान किया तो अमृत उसके गले के नीचे पहुंच गया था। अच्छा। जैसे आप किसी पानी को रहे पीते हैं या किसी, तो वो क्या करता है, गले के बीच में फंसा नहीं रहता, वो अंदर जो है कहीं ना कहीं पेट के अंदर आपका चला ही जाता है। तो जब वो अमृत का पान किया तो जो अमृत का मेन स्वरूप था वो उसके गले के नीचे पहुंच चुका था। अच्छा। तो जब गले के नीचे पहुंचा यानी कि वो धड़ का पार्ट हो गया। तो जब सर कटा तो राहु हो गया, धड़ बचा तो वो आपका केतु हो गया। इसीलिए केतु का स्वभाव राहु से विपरीत हो गया। राहु क्या था, मैंने जो राहु की जब श्रृंखला थी तो मैंने समझाया था, राहु आपका ऑब्सेशन है, प्राप्त करने की इच्छा, तीव्र इच्छा है। आप हर हाल में किसी बाई हुक एंड क्रुक आप किसी शर्त पे आप किसी चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, वो आपका राहु है। और केतु जस्ट, अगर आपको सोचना हो तो केतु जस्ट इसके विपरीत है। आपको कुछ नहीं चाहिए, जो ये भाव है संतुष्टि का भाव, हाँ, कि संतुष्टि भी नहीं है वहाँ पे, आपको कुछ नहीं चाहिए, मतलब है ही नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। क्या है, एक तरह से हम समझ सकते हैं केतु एक प्यास है, एक थर्स्ट है केतु। लेकिन जो राहु का थर्स्ट है, जो प्यास है, और जो ये केतु का प्यास है, इन दोनों में बुनियादी फर्क है। राहु का प्यास है आपको शारीरिक सुख को प्राप्त करना, शरीर से जो चीजें, क्योंकि देखिए दिक्कत कहाँ हो रहा है इसको समझना है। राहु के पास शरीर नहीं है, तो वो चाहता है कि हम किस तरह से शरीरगत चीज़ों को हम पाएं। तो उसकी पूरी जो लाइफ में जो जर्नी है उसकी, वो पाने की कोशिश में, वो खासकर क्या पाना वो चाहता है, वो शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें, शारीरिक सुख। तो इसका पूरा इंक्लिनेशन जो है राहु का, वो शारीरिक सुख को पाने का है। केतु का क्या है, केतु के पास सर नहीं है,
ब्लाइंड है केतु, अंधा है। अब उसको इस शरीर से मुक्त होना है, मुक्ति चाहता है वो। तो वो क्या है कि उसकी प्यास जो है आत्मिक हो गई, और राहु की जो प्यास है वो शारीरिक है। ठीक है। और क्यों हो रहा है ऐसा, इसके पीछे तर्क क्या है कि जब आपके पास ख्याल नहीं हो, सर नहीं है इसका मतलब ख्याल नहीं है आपके पास, विचार नहीं है, विचार नहीं है। तो जब विचार शून्यता आपके जीवन में अवतरित होती है तभी आप मोक्ष के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। और अगर इसको समझना हो तो आपको केतु के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। तो केतु को अब कुछ नहीं चाहिए। दिक्कत यहाँ पे है कि केतु कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन हम लोग जिस जीवन में हैं, जिस लाइफ में हम बिना कुछ चाहे हुए आगे जीवन को नहीं बढ़ा सकते। तो केतु की जो प्यास है, केतु को अगर आपने अच्छे से नहीं समझा तो आपके लाइफ में, अगर मैं कहूँ, अगर एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन में जो 80% समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं केतु आपके लाइफ में क्रिएट कर रहा है। अच्छा, जो कई बार हमें अनिच्छा हो जाती है या हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, प्रगति नहीं कर पाते, आपको ना देखिए, केतु को हम लोग एस्ट्रोलॉजी में हर्डल बोलते हैं। कटर है वो, कैंची है वो, आपकी सफलता को काट देता है, वो काटेगा। और चूंकि हम लोग जिस शारीरिक युग में हैं उसमें तो हमको क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, हमको शादी चाहिए, हमको धन चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए हमको, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके शरीर से कनेक्टेड है। तो केतु क्या करेगा कि आपको इसमें से काटने लगेगा। केतु जिस ग्रह के साथ जाके बैठ गया, सपोज जैसे कि अब चूंकि अब 8 ग्रह कंप्लीट हो गए हैं, तो हमारे दर्शक को कहीं ना कहीं अगर वो सारे वीडियोस को देखेंगे तो जो मैं बातें कह रहा हूँ उससे वो कनेक्ट भी कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा था, जब शनि की जब चल रही थी श्रृंखला, मैंने कहा कि शनि आपके कर्म का कारक है। इसका मतलब है कि आपके इन प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखें तो शनि आपका प्रोफेशन है, जो कैरियर है आपका। अगर गलती से आपके चार्ट में शनि के साथ केतु बैठ गया कहीं पे, तो मैंने क्या कहा कि केतु क्या है, अनिच्छा है, उसको चाहिए नहीं कुछ। और शनि स्लो है, और शनि क्या है, कर्मा है, कैरियर है। यानी कि अब आपको कैरियर चाहिए ही नहीं। बड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन जब आपका शरीर है तो आपको तो काम करना पड़ेगा। तो क्या होता है इस कंडीशन में, ऐसे व्यक्ति बार बार उनके लाइफ में हर्डल्स बहुत आते हैं, कैरियर छूटता जाता है। क्यों? आप किसी काम को शुरू रहे कर दिया शुरू आपने, आप किसी जॉब में हैं, आप काम कर रहे हैं, एक फेज के बाद, एक पार्टिकुलर समय के बाद आपको अनिच्छा हो जाएगी उस काम से, करने का मन नहीं करेगा, आप छोड़ देंगे उसको। आपको लगेगा कि ये काम हमारे वो लायक नहीं है। या फिर अगर और कभी कभी ये भी हो सकती है, मैंने कहा कि केतु हर्डल है, रुकावट है, तो वो आपको कैरियर में आने में कम से कम आपके 30 साल तो जाने तय हैं। अगर किसी के भी चार्ट में शनि केतु साथ में है तो आप मान के चलो 30 साल के पहले आप लाइफ में कैरियर वाइज स्टेबिलिटी पाने में आपको बहुत समस्या आने वाली है। 30 साल के बाद ही आपका फिर कैरियर थोड़ा सा अलग फेज से शुरू होगा। तो केतु इस तरह का ग्रह है। आप इसको और इसको अगर और डीप में समझना हो तो देखिए, केतु क्या है, केतु को कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में कि मूल है, जड़ है केतु। जड़ का मतलब क्या है कि जो बहुत डीप रूटेड है, अंदर तक है। तो केतु आपके शरीर में बहुत डीप रूटेड है। यानी डीप रूटेड का मतलब क्या हो सकता है कि वो आत्मा तक उसकी पहुंच है। तो केतु को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि केतु ना चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में कर देता है, छोटे छोटे पीसेस में। मैंने कहा कैंची है, वो काट देगा आपको स्मॉल स्मॉल पीसेस। उसका एक कारक है कैंची, उसका कारक है चीज़ों को तोड़ देना। वो ऐसा करता क्यों है, इंटेंशन क्या है उसका। अब जब मैंने एक शब्द का भी इस्तेमाल किया है, इंटेंशन, तो केतु आपका इंटेंशन है। अच्छा, जो आप चाहते हैं, आपका इंटेंशन क्या। आपको अगर अपना इंटेंशन समझना हो तो आप अपने चार्ट में केतु के पोजीशन को देखिए कि केतु किस ग्रह के साथ में आपका बैठा हुआ है, ऐसा आपका इंटेंशन होगा। तो लाइफ का इंटेंशन जो है आपका केतु ही है। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब क्या मैंने कहा कि वो चीज़ों को पीसेस में तोड़ता है, 1 पीस 2 पीस सेवरल, कम से कम 3 पीस, इसलिए उसको 3 का कारक बताया गया। अच्छा, इसका मतलब कि अगर केतु आपके 10th हाउस में है, 10th हाउस कैरियर का होता है, आप कम से कम 3 बार जॉब करने वाले हैं लाइफ में। अगर केतु आपके 4th हाउस में है,
फोर्थ हाउस आपका धन है, आपका वाहन है, आपकी संपदा है। तो आपको ना, आप हमेशा चाहेंगे ना कि आपको ना सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। आपके पास कार लगा है, घर भी बना लिया आपने, सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लगता है अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। तो आप ना उसकी संख्या को बार बार बढ़ाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि हो सकता है ये छोटी कार है, इसलिए हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। बड़ा मिल जाएगा कार तो हो सकता है हमको मिल जाएगा। बड़ा कार आप खरीदेंगे तब फिर भी नहीं मिलेगा सेटिस्फैक्शन, फिर खरीदेंगे बड़ी कार। यानी इस तरह से क्या होता है कि केतु जहाँ बैठता है वो आपके नंबर्स को इंक्रीज करने की कोशिश आप करते हैं लाइफ में। क्यों करते हैं? क्योंकि आप उसमें कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे होते हैं। एक से नहीं मिला, दो से मिलेगा। अगर केतु आपके सप्तम हाउस में है, सप्तम हाउस आपका शादी है, रिलेशनशिप है, तो क्या लगता है फिर क्या होगा बताइए? मतलब आपको अपनी पत्नी से संतुष्टि नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि एक बड़ा अच्छा कहावत है कि दूसरी की नौकरी और दूसरी की बीवी हमेशा आपको अच्छी लगेगी, तो वो भी आपको फील होता रहेगा। तो फिर केतु वहाँ होगा तो आप ना, आपको मैं ये भयभीत नहीं रहा हूँ कर, लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि जब वहाँ पे केतु होगा तो आपको क्या होगा ना कि आप ना अटैच्ड हो जाएंगे ज़्यादा। आपको लगेगा नहीं, इससे चीज़ें नहीं हो रही है। देखिए अब समस्या कहाँ पे है, केतु जहाँ पे है वो क्या बोल रहा है कि आपको अटैच नहीं होना है चीज़ों से, आपको उससे बाहर निकलना है। लेकिन होगा आपके लाइफ में जस्ट उल्टा। क्यों होगा उल्टा? क्योंकि वो आपको, केतु आपको कहीं ना कहीं आपको कष्ट देने के लिए प्रीवियस लाइफ, केतु का जो एक शाब्दिक अर्थ है आप ऐसे समझ सकते हो, ये प्रीवियस लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो केतु जहाँ पे भी आपके चार्ट में बैठता है वो ये दिखाता है कि आपने इस घर का, इस घर के कारक का प्रीवियस लाइफ में बहुत यूज कर लिया है, ओवर यूज्ड है वो घर। तो अब क्या है कि उसने कहा कि भाई आपने बहुत ओवर यूज किया, अब इसको छोड़िए, अब एक नए आयाम की तरफ आपको आगे बढ़ना है। तो केतु अगर आपके सप्तम हाउस में है, मैरिज के हाउस में है, तो वो क्या बोलेगा कि भाई आपने प्रीवियस बर्थ में रिलेशनशिप का बहुत ओवर यूज किया है, अब इसको छोड़ दीजिए। इसको लेके बहुत ज़्यादा आप अपने मन में अटैचमेंट इससे मत जोड़िए। और मैं इसका एक उपाय तो मैं करूँगा बाद में, बस अभी मैं एक चीज़ को जोड़ देता हूँ। अगर आपको ये पहले समझना होगा कि केतु आपका कहाँ पे, आपके चार्ट में कहाँ पे बैठा हुआ है। उस घर से संबंधित अगर आपने अटैचमेंट छोड़ दिया, जुड़ाव छोड़ दिया, तो आपको उस घर से संबंधित सारे सुख आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। सपोज आपका केतु 10th हाउस में है, मैंने भी कहा कैरियर है, आप अपने कैरियर को लेके हाइपर मत होइए, अटैच्ड मत होइए ज़्यादा कि नहीं नहीं हमको यही काम जो है कब मिल जाएगा। जैसे ही आपने अपना इंटेंशन चेंज किया कि चलो मिला काम तो ठीक है, फकीर है केतु का एक और शाब्दिक अर्थ फकीर है, फकीरी, केतु फकीर है, मिले ना मिले, बस मिले ना मिले, योगी है मौला रहना है। तो अगर आप केतु जिस घर में बैठा है उस घर से संबंधित अगर आप फकीर हो जाते हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, यानी संतुष्ट हो जाते हैं आप, तो आप समझेंगे चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। उस घर से संबंधित इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको मिलने लगेगी कि आप परेशान हो जाएंगे। अपोजिट होना, क्यों? क्योंकि अब आपका ग्रह, जैसे मैंने कहा था इतना लंबा सीरीज चला है, तो मैंने हमेशा बार बार कहा कि ग्रह आपके लाइफ में परेशानी डालना नहीं चाहता। वो आपके लाइफ में एक लेसन, एक पार्ट आपको पढ़ाना, एक बैलेंस बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आप इस पार्ट को भी समझिए। जैसे कि मैंने कहा था राहु भी आपके लाइफ के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आप समझिए कि आपको फिजिकल हैप्पीनेस भी चाहिए लाइफ में, पैसे चाहिए, धन चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में केतु क्या बोल रहा है कि आपने इस चीज़ को तो हासिल कर लिया, इसके बाद अब आपको मुक्ति की तरफ भी बढ़ना चाहिए। तो ये भी आपके लाइफ का एक पार्ट है। तो अगर आपको, जैसे मैंने कहा ना कि आप इसे कृष्ण के लाइफ को देखिए, कृष्ण को हम लोग सबसे बड़े और पूर्ण जो है अवतार के रूप में देखते हैं। उनके लाइफ में आपको क्या मिलेगा कि जितने ग्रह हैं, जितनी ग्रहों की चर्चा मैंने की है अभी, 9वां ग्रह चल रहा है, उनके अंदर सभी ग्रहों का कुछ ना कुछ गुण आपके अंदर मिल जाएगा। उनके अंदर वो कभी कभी आपको प्रेम में भी आपको दिखेंगे, कभी युद्ध में भी जो है आपको दिखेंगे। युद्ध मतलब क्या मैंने बताया था, पराक्रम, मंगल के गुण दिखेंगे। कभी आपको उनके अंदर किस ग्रह का गुण दिखेगा, गुरु का, जुपिटर अर्जुन के सबसे बड़े
फिर कभी कभी क्या है कि सूर्य भी, राजा भी, राजा भी बनेंगे, सूर्य बनेंगे। कभी कभी वो इमोशनल हो जाएंगे, सेंटिमेंट्स आ जाएगा उनके अंदर, मून आ जाएगा उनके अंदर। फिर कभी कभी आप क्या देखेंगे, वो पॉलिटिक्स भी जो है करते हुए आपको वो दिख जाएंगे, राजनीति रहे कर, वो राहु आ जाएगा उनके अंदर। और कभी कभी इन सभी चीज़ों से दूर हो जाएंगे, केतु आ जाएगा, मोक्ष की तरफ आपको दिखेंगे। तो ये लाइफ जो है आपका, जो ग्रह है आपके लाइफ का, वो सिर्फ इतना चीज़ों के लिए है कि आप अपने से लाइफ में किसी चीज़ों को छोड़ना नहीं है, आपको अनुभव होना है आपको। इसलिए आपको लाइफ मिला है, इसलिए नहीं मिला कि आप किसी एक पाथ पे लगातार बढ़ रहे हैं, तो वो भी आपके अंदर होलनेस नहीं आएगा, पूर्णता नहीं आएगी। तो उस पूर्णता की जो एक पतली जो कड़ी है जिसको जोड़ रहा है वो केतु है, जहाँ पे अब आपको चीज़ों को उससे को इच्छाओं को तोड़ना है, अटैच नहीं होना चीज़ों को, फ़कीर बनना है। तो ये केतु आपके फ़कीर होने का कारण है। और इसीलिए मैंने एक कभी जिक्र किया था कि केतु जो है आपका जड़ है। जड़ से आप क्या समझेंगे? अगर मैं कहूँ कि केतु जड़ है तो जड़ का मतलब क्या हो सकता है? फकीरी के बाद ही आदमी वैमनस्य और साम्राज्य को प्राप्त करता है। फकीरी मतलब आप देखिए हमारे इतिहास में है कि जो लोग हैं वो तपस्या करते हैं 10 साल 12 साल, यानी फकीरी में रहे। आप देखिए इस तरह से कई सारे ऋषि मुनि, और उसके बाद जब उसके सामने साक्षात प्रकट होते हैं देव, तो वह फिर क्या मांगते हैं? साम्राज्य मांगते हैं, सत्ता मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं। और ये किसका प्रतीक है? वैमनस्य का है, ऐश्वर्य का है, ताकत का है, प्रसिद्धि का है, पराक्रम का है ना। तो फकीरी के बाद ही ये शुरू होता है। या तो आप पहले प्राप्त करते हैं तो बाद में फकीरी जाना होता है। आप देखते हैं हमारे अशोक जो था, बाद में क्या हुआ, वो जाके भाई सन्यासी हो गया। धर्म सत्ता के जगह पे जो साम्राज्य था उसके जगह पे धर्म सत्ता स्थापित किया, धर्म की सत्ता स्थापित करने की कोशिश किया। तो लाइफ का एक दृष्टांत तो है फकीरी, या आप पहले प्राप्त करें या बाद में करें। और वह नहीं है लाइफ में जिसके एक फकीरी यानी सब कुछ छोड़ जाने का दम है या ताकत, तो वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल, क्योंकि जीवन में कई जगह आप प्राप्त करते हैं तो कई जगह छूटता है। एक कदम हम जैसे ही आगे बढ़ाते हैं तो एक कदम हम छोड़ के आते हैं पीछे से। तो ये जीवन का एक शाश्वत सत्य है। हाँ। कोई अगर चाहे कि हर चीज़ मेरे ही अंडर हो या मेरे ही आज्ञा से हो, तो वह फिर अपने लिए एक मतलब कि बुरी स्थिति क्रिएट कर रहा है। ठीक है जी, आपने सही कहा। और इसीलिए कि मैं कह रहा हूँ कि इसको केतु को मूल कहा गया, जड़ कहा गया। इसका मतलब क्या है? अगर आपको केतु मूल, जड़ का मतलब है कि वो किसी चीज़ों को बाहर से नहीं देखता है, वो चीज़ों को अंदर जो बेन जड़ से जहाँ से वो शुरू हो रहा है उसको देखना वो चाहता है। इसीलिए उसको हम कहीं ना कहीं ऐसा समझ सकते हैं कि वो एक डीप रिसर्च का है, कारक है केतु। ठीक है, तो आपको करना क्या है? जैसे कि अगर मैं कहूँ कि केतु को, अगर आपको नहीं मालूम है कि आपके चार्ट में केतु कहाँ है, आपके पास ना आपका जन्मदिन है, ना तारीख है, ना समय है, तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं मालूम है आपको। लेकिन आप नहीं मालूम होने से ये मतलब नहीं है कि आपके ऊपर ग्रहों का इफेक्ट नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा। तो केतु को इसीलिए हमने कहा कि इसको अगर आपने ठीक कर लिया केतु को, तो आपके लाइफ की, मैं कंफर्म कहता हूँ कि कम से कम 60 to 70% समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। जी। कैसे ठीक करेंगे? तो आप समस्या पे बात कर रहे हैं। अब केतु को क्यों जानना चाहिए, केतु का कितना महत्व है, ये हमने आपसे जाना बहुत अलग अलग दृष्टिकोण से। अब समस्या पे आ रहा है, उससे पहले ये तो जानने कि किसी का केतु ठीक है या गड़बड़ है। तो ठीक के क्या पहले कारक हैं, या उसके सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम क्या है, और गड़बड़ है उसके सिम्टम्स क्या है, ये पता हो जाए तो फिर हम लोग समस्या पे आके और उसके बाद फिर निराकरण पे भी बात करेंगे। अगर केतु में को जो कहा गया है, केतु अगर आपके चार्ट में बहुत अच्छा है तो इसका मतलब है कि आपका इंक्लिनेशन सुपर नेचुरल पावर को जानने का जरूर होगा। स्पिरिचुअलिटी, डीप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंक्लिनेशन होगा। ठीक है, शरीर ही नहीं, शरीर के भीतर का क्या है, केतु कहीं ना कहीं डीप ध्यान है, गंभीर ध्यान, गहरा ध्यान। तो अगर आपका इंक्लिनेशन गहरे ध्यान की तरफ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है आपके चार्ट में केतु, देखिए केतु कभी ठीक या अच्छा नहीं होता है। केतु एक्टिवेटेड होता है या डीएक्टिवेटेड होता है। जैसे मैंने बहुत सारे ग्रहों को कहा था कि ये ग्रह ठीक होने का ये पहचान है, क्योंकि राहु और केतु ठीक या अच्छे नहीं हो सकते। ये क्योंकि पूरा ग्रह नहीं, छाया ग्रह, ये छाया ग्रह है, एक का धड़ है, एक का शरीर है।
ये आपके चार्ट में या तो एक्टिवेटेड हो जाएंगे या फिर ये सुषुप्त अवस्था में रहेंगे। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ इसका ये मतलब है कि आपका केतु एक्टिवेट हो गया है। एक्टिवेशन का पहचान क्या है इसका? एक्टिवेशन का पहचान ये है कि आपका ओरिएंटेशन स्पिरिचुअल हो गया है। आप शरीर के साथ साथ में आत्मा के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो केतु आपके चार्ट में एक्टिवेटेड है। कहीं ना कहीं किसी न किसी मार्ग से आप डीप ध्यान की तरफ अगर बढ़ रहा है आपका जीवन, तो आपका केतु आपके चार्ट में एक्टिवेटेड हो गया है और पॉजिटिव रूप से हुआ एक्टिवेटेड। एक्टिवेशन इसका दो टाइप से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये पॉजिटिव एक्टिवेशन की बात है। अगर आप किसी भी चीज़ों में बहुत ऊपरी सतह तक आप उसको जानने में इंटरेस्टेड कम होते हैं, आप चाहते हैं कि उसके रहस्य का, उसका जो मूल है, जो उसका जड़ है, जहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है, आप वहाँ तक अगर आप जाना चाहते होंगे तो इसका मतलब है कि आपके चार्ट में केतु पॉजिटिवली एक्टिवेटेड हो रहा है। पहले तो ये है। अब बात करेंगे कि निगेटिवली भी क्या ये एक्टिवेट होता है? तो होता है। कैसे होगा? जब आप किसी चीज़ों को रिपीटेटिव वे में रहें कर, लगातार कर रहे हैं बट आपको सक्सेस नहीं मिल रहा। जैसे कि आप नौकरी में हैं, आप लगातार छोड़ रहे हैं नौकरी, लेकिन तब भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम है, यानी कि निगेटिवली वो एक्टिवेट हो गया। आप रिलेशनशिप में हैं, आप शादी में हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको लगता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं, आप लगातार रिलेशंस को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। इसका मतलब आपके अंदर रिपीटेशंस आ रहे हैं। इसका मतलब है फिर केतु आपके चार्ट में कहीं ना कहीं खराब है। अगर आपको खास करके आपको ना पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि केतु पैर का भी कारक बना कहा गया है, तो पैर में बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है, आप बहुत परेशान रहते हैं और पैर को लेके आपका पूरा फोकस बढ़ रहा है, तो केतु आपके चार्ट में नेगेटिवली एक्टिवेटेड हो सकता है। एक तो ये भी है। केतु अगर आपका इंटेंशन बहुत निगेटिव सा रहता है, आप बहुत चाहते हैं कि हम पॉजिटिव सोचें चीज़ों को लेकर, लेकिन आपके कंट्रोल में अगर वो नहीं है, आपका इंटेंशन आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आपके चार्ट में केतु खराब है। ठीक है, यानी कि वो निगेटिवली एक्टिवेटेड हो गया। तो ये मैंने कहा कि कैसे हम समझ सकते हैं कि आपके चार्ट में केतु पॉजिटिवली एक्टिवेटेड हो गया है और कैसे आपके चार्ट में वो निगेटिवली जो है काम कर रहा होगा चार्ट में। तो ये भी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है जी। और इसका कुछ बीमारी वगैरह से बीमारी, हाँ, मैंने कहा कि अगर हम इसको रोग के रूप में देखेंगे तो केतु देखिए अष्टम हाउस का कारक बोला गया है इसको, 8वें घर का कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में। कुजबत केतु मंगल की तरह इसका स्वभाव है। तो देखिए केतु जो है सबसे बड़ा कारक ऑपरेशन का है, सर्जरी का है। इसके हाथ में एक तलवार है और उसके पास सर नहीं है, दिखता नहीं है इसको। तलवार जो है चल रहा है, कहाँ कट जाएगा, कहाँ पे सर्जरी हो जाएगी। तो अगर आपको एक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें कई बार आपकी सर्जरी हुई है, या एक्सीडेंट अगर आपको नहीं भी हो रही बट आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर ने कहा कि भैया आपकी अब सर्जरी होने वाली है, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि केतु आपके चार्ट में वो सर्जरी का बहुत बड़ा कारक है। क्योंकि केतु को 8वें घर का को लॉर्ड कहा गया है। 8वां घर जो समस्याओं का है, अकल्टिज्म का है, रहस्यों का है और आपके एनस पॉइंट का है, ठीक है, तो जिसमें आपको पाइल्स वगैरह की जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, मैंने कहा कि टेल पॉइंट पे, तो टेल पॉइंट का मतलब क्या है कि वहाँ से पे जो एनर्जी है, आपका मूलाधार है, वो अगर आपका डिस्टर्ब होता है तो आपको ना पेट में हाइपर एसिडिटी, ठीक है, आपके पाइल्स वगैरह होने की संभावना, पेट में किसी टाइप की सर्जरी हो सकती है। अगर इसकी संभावनाएं अगर आपके चार्ट में क्रिएट हो रही है तो आपका केतु वहाँ पे आपको शरीर के रूप में आप उसको जोड़ के देख सकते हैं जी। ठीक है। अब अगर किसी को पता चल गया, जाहिर सी बात है ये जो सुनेंगे लोग वो सिम्टम्स से जोड़कर पता कर लेंगे या पता चल जाएगा कि मेरा केतु की स्थिति क्या है या कोई समस्या है तो क्या केतु उसके लिए जिम्मेवार है। अब इसका निराकरण क्या होगा, कैसे है? निराकरण जैसे मैंने अभी पहले कहा, आपको बार बार मैं एक चीज़ों को कह रहा हूँ कि आप अपने लाइफ को देखिए पहले। निराकरण आपको, केतु एक कार्मिक प्लेनेट है, तो आपका इसका जो निराकरण है वो आपके एक्शन में ज़्यादा असरदार होगा। एक्शन आपको कैसे सुधारने पड़ेंगे, एक्शन ओरिएंटेड, तो आपको एक्शन समझना पड़ेगा। तो पहला जैसे कि अगर आपको केतु को सुधारना है
तो अपने लाइफ में बहुत चीज़ों को, फिजिकल जो हैपनिंग्स हैं उसको आप उपयोग कीजिए, लेकिन उसको लेके बहुत ऑब्सेसिव मत रहिए। अगर आपके अंदर ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा आता है, कभी कभी जॉब को लेकर, कभी रिलेशनशिप को लेकर, कभी और सुविधाओं को लेकर, तो ऑब्सेसिवनेस को छोड़ दीजिए। ठीक है, आप उसका उपयोग कीजिए, केवल ऑब्सेसिव मत होइए उसको लेकर। एक तो पहला ये समाधान है जी। दूसरा समाधान है कि आप अगर केतु को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अध्यात्म, आपको ध्यान, ठीक है, आपको डीप साइंसेस, जहाँ पे जो चीज़ें बाहर से हमको नहीं दिखती है, बाहर से हमको शरीर रहा है दिख, ठीक है, लेकिन शरीर के भीतर कितने सारे रोग हैं हमको नहीं दिखता, नहीं पता। तो आपको जो भी माध्यम हो, जब आप पढ़ाई रहे हो कर, एजुकेशन में हैं आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप बिना उसके जड़ को जाने हुए उस काम को शुरू मत कीजिए। जब तक आप अन्वेषक प्रवृत्ति का बने। अन्वेषक प्रवृत्ति का बनना खोजी पड़ेगा, प्रवृत्ति या रिसर्चर की तरह। रिसर्चर। अगर आपको संतान भी नहीं हो रहा, कभी कभी ये संतान का कारक माना गया केतु को, तो अगर आपको ना मतलब चीज़ों को समझिए कि आपको संतान क्यों चाहिए, सवाल कीजिए संतान आपको चाहिए क्यों, ठीक है, उसका अगर समाधान उत्तर आपके पास है तो आपका केतु ठीक हो जाएगा। आप जॉब में हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रोफेसर हैं आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, कुछ भी हैं, आप अपने मन से पूछिए कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। इससे आपका बाद का क्या है, प्रोसेसिंग क्या है इसका, कि केवल आप अर्निंग के लिए बन रहे नहीं, आपको केतु का स्वभाव क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में सोसाइटी का आपका क्या है, उससे समाज को क्या मिलेगा। अगर ये खोज पाते हैं आप अपने काम को शुरू करने से पहले, तब आपका केतु कभी भी खराब नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके अंदर ये इंक्लिनेशन आ जाए कि भाई हम तो डॉक्टर हैं, ठीक है, क्यों हैं आप वो डॉक्टर, क्योंकि हमको धन कमाना है, इसका मतलब केतु आपने खराब कर लिया अपना। अगर समाज सेवा है। लेकिन अगर आपका ये होता है कि धन तो एक माध्यम भर है ताकि हम अपने जीवन को जी पाएं, सुरक्षित रह पाए, ताकि हम लंबे समय तक लोगों की सेवा कर पाएं, तो धन हमको चाहिए जिंदा रहने के लिए, अपने लिए हो सकता है, अपने संतान के लिए, पत्नी के लिए, जिम्मेदारियों को निर्वहन करने का एक माध्यम भर है वो। लेकिन इसका जो पर्पस है कि सर्विंग द कम्युनिटी, सर्विंग द पीपल, तो जो सर्विंग द पीपल वाला जो कंसेप्ट है वो केतु का है। अगर ये नहीं है आपके अंदर तो आपको बहुत बार लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, और जब आएगी तब आपका केतु ऑटोमेटिक ख़राब हो जाएगा। वो ख़राब है या नहीं वो बात तो है ही नहीं, एक्टिवेट हो जाएगा वो केतु। तो वो उसको हमको ज़्यादा डीपली रूप से समझना है। अगर आप इसको और थोड़ा सा समझना चाहेंगे डीप से कि और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो देखिए केतु को का जो मैंने कहा कि उसके पास ना सर नहीं है ना धड़ है, तो कैसे दिखेगा उसको, दिखता नहीं है उसको, ठीक है। तो आपको ना अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस पर आँख आपको लगाना पड़ेगा। केतु धड़ के साथ है, उसको तो नहीं दिख रहा है हमको कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता चूज करना है, क्या करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मालूम है। तो अगर आप किसी काम को ना पागल की तरह, अंधे की तरफ अगर आप कोई काम को कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अंधे की तरह पढ़े जा रहे हैं, क्यों पढ़े जा रहे हैं मतलब नहीं, पढ़े जा रहे हैं, खेल रहे हैं, खेले जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो जिसको आप ना कुछ दिख नहीं रहा है आपको आगे में कि इसका क्या काम है, पर्पस क्या है, आप उसके अंदर पूरा प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा है मंजिल। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, विद्यार्थी हैं आप, लेकिन आपको ना ये मंजिल आपको दिख नहीं रहा हो कि हम ये पढ़ाई करने के बाद अगले 1 साल में, 2 साल में हम कहाँ जाएंगे, तो इसका मतलब आप अपने केतु को ख़राब कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि केतु प्लानिंग से ठीक हो जाता है। सबसे बड़ी बात जैसे माइंड सेटल होता है, विचार सेटल होते हैं, माइंड सेटल हो जाती है और हमारा कदम अपने आप चल पड़ता है। तो केतु को अगर ठीक करना हो तो आप ना प्लानर बन जाइए। और प्लानिंग कब से शुरू होगी, प्लानिंग कब से शुरू होगी, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग आप उठ जाइए, उठने के बाद आप दिन भर का प्लान कर लीजिए, इस समय हम ये करेंगे, लिखिए मत, प्लान सोचिए कि आज का हमारा उपयोग जो है कैसे करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मूवी देखेंगे, दिन भर का अपने माइंड में केवल प्लानिंग कर लीजिए, कुछ मत कीजिए। केतु आपका वहीं से ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
अगर आपको बहुत लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई हो, ठीक है, तबीयत भी ख़राब हो रहा है, नौकरी भी नहीं मिल रही है, मतलब जीवन कहते हैं ना अस्त व्यस्त हो गया हो, और अगर अस्त व्यस्त हुआ है आपका जीवन तो आप यकीन मान लीजिए उसमें केतु बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके अस्त व्यस्त जीवन से आप त्रस्त हैं। त्रस्त हो गए हर चीज़ों को लेके, चाहे संबंध है, चाहे आपकी पढ़ाई है, लिखाई, ये सब से परेशान है। अब क्या करेंगे? मोक्ष प्राप्त करेंगे आप। अब आपको करना क्या है? तो कुछ नहीं करना है, अब आपको समझना पड़ेगा कि केतु का समय कब शुरू होता है। केतु का टाइमिंग 3 बजे 4 बजे का है सुबह, क्योंकि केतु के बाद की जो टाइमिंग होती है जब सूर्योदय हो जाता है, तो जब सनलाइट आता है 5 बजे के बाद, जब सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय के पहले का समय केतु का समय है। यही समय है आपके जीवन में बदलाव का, 4 o'clock, ठीक है। इसलिए इसको ब्रह्म बेला भी जो है कहा गया। क्यों कहा गया? कि केतु एक से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। देखिए, मैं अब आपको बता रहा हूँ, गुरु के अंदर ज्ञान हो सकता है, लेकिन केतु उससे भी 3 गुना ज्ञानी है, क्योंकि केतु का ज्ञान मोक्ष का ज्ञान है। केतु का ज्ञान कंप्लीट ज्ञान है, विजडम भी है उसके अंदर, सब कुछ है उसके अंदर। उसके अंदर ये क्षमता है कि आपके जीवन को कहीं पे भी इतनी ऊंचाई पे लेके जा सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और केतु आपके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम डाल सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये एक्सट्रीम है केतु। तो केतु का जो ज्ञान के साथ जो एक कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है। और सिर्फ ये ज्ञान के साथ नहीं है, मैंने कहा कि ज्ञान तो हो सकता है कभी कभी आपका मानसिक रूप से, विजडम के रूप से, धर्म के रूप से आके सीमित हो जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन केतु का ज्ञान इन सब से काफ़ी ऊंचा है, क्योंकि वो मोक्ष का ज्ञान है। वो आपके लाइफ का जो हायर पीक ऑफ एनर्जी, इसीलिए केतु को क्राउन चक्र कहा गया, सहस्त्रार चक्र। तो सुबह 4 बजे केतु एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब आपका सहस्त्रार चक्र खुल जाता है, द टॉप मोस्ट चक्रास, जहाँ से आपको मोक्ष की जो एक पूरी जो एक व्याख्या हुई है, वो मोक्ष का जो है व्याख्या हम केतु से ही समझ सकते हैं। तो जब आप 4 बजे उठ जाएंगे तो आपका केतु एक्टिवेट हो जाएगा पॉजिटिवली। उठने के बाद आप नित्य क्रिया से फ्रेश हो जाइए, निवृत्त होइए, और उस वक्त बैठ के प्लान कीजिए लाइफ के बारे में। प्लान कीजिए, 5-10 मिनट प्लान कीजिए आपकी लाइफ को क्या चाहिए। उसके बाद थोड़ा आराम से एकांत बैठिए, क्योंकि केतु जो है एकांत का सबसे बड़ा ग्रह है। इसको एकांत चाहिए, ठीक है। तो आपको एकांत में जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो 4 बजे का समय बेहतर समय है। तो 4 से 5 के समय का अगर आपने इस्तेमाल कर लिया लाइफ में, 4 to 5, तो आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं विद गारंटी विद इन 1 month 2 month आपका कम से कम 40 to 50% तो कम जाएगा, और ये तय है। लेकिन इसके लिए मैंने क्या कहा कि 4 बजे उठना बहुत बड़ी समस्या है। तो केतु को हासिल करना इतना आसान नहीं है, ध्यान में जाना आसान नहीं है, अपने आप को चीज़ों से दूर कर लेना, ठीक है। शारीरिक इच्छा, फ़कीर जाना बन, भाई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। फ़कीर बनना बहुत मुश्किल है। तो केतु को अचीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसके दिशा में प्रयास करते हैं तो निसंदेह आपको सफलता भी मिलेगी। और जितने लोग सुन रहे हैं उनको उनके लाइफ में जो मैंने समस्याएं कही हैं, कहीं ना कहीं वो समस्याएं आपके जीवन में भी होगी, तो आपको इसका समाधान मिलेगा। तो ये थे हमारे रंजीत, जो बहुत ही विस्तार से केतु के बारे में आपको बताया। और आपके जीवन में अगर कोई समस्या है केतु से जुड़ा हुआ, तो समाधान भी आपको इन्होंने इसी में बताया है। और देखिए, जीवन में बहुत तरह की समस्या है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की समस्या साइंस में हो। ज्योतिषी में बहुत चीज़ की सल्यूशन है, अध्यात्म में बहुत चीज़ की सल्यूशन है। और आदमी जो परेशान होता है वह तलाशता है कहाँ उसकी समस्या का समाधान है। क्या ये गंगा का किनारा हो सकता है, या कोई मॉल हो सकता है, या कोई चमचमाती गाड़ी हो सकता है, या घर हो सकता है। तो खोजना आपको पड़ेगा और केतु को जानना होगा। तो उम्मीद है आपको यह हमारी परिचर्चा और आज का ज्ञान काफ़ी अच्छा लगा होगा। और कुछ और बातें हो रंजीत, या कुछ और प्रेरणा स्रोत हो, क्योंकि आपका 9 ग्रह आज समाप्त हो गया है। अब आप अलग अलग फॉर्मेट में आप आएंगे हमारे बीच, लेकिन जो एक
बेसिक्स होता है ज्योतिषी का, जिसे जानना है या समझना है ज्योतिषी को, तो ये बेसिक 9 ग्रह है। इसको अगर आप शुरू से अंत तक अगर इसका सारा वीडियो आप देखेंगे तो आपको एक कंसेप्चुअल नॉलेज जो ज्योतिषी है क्या और के इसमें ग्रहों का क्या महत्व है ये आपको पूरा समझ में आएगा। तो रंजीत आप ये चलिए केतु पर चर्चा कर रहे हैं और प्लानिंग की बात हो रही है। 9 ग्रह आज आपका समाप्त हो गया, तो ये थोड़ी हल्की फुल्की बातचीत की। अब आगे आप हमारे दर्शकों के सामने कैसे आएंगे और कोई मैसेज भी हो तो आप बता दें बहुत हल्के वे में, क्योंकि समय अच्छा खासा एस्ट्रोलॉजी तो बहुत डीप सब्जेक्ट है, बहुत गहरा सब्जेक्ट है। इसको अगर हम कहना चाहें तो आसानी से ख़त्म भी नहीं होता ये, क्योंकि अब देखिए हमारे साथ जो बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, जो सुन रहे होंगे, उसमें से कई लोगों को एस्ट्रोलॉजी सीखने से कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा, उनके पास समय भी नहीं होगा कि हम उसको जानें समझें। तो आगे के जितने सेशंस हैं, अब वो सेशंस ना सिर्फ हल्के फुल्के सेशन से नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ ग्रहों की जानकारी है कि जहाँ पे आपने सुन लिया कि ग्रह ऐसे काम कर रहे हैं, वैसे काम कर रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। अब हम ग्रहों के बारे में, कुछ हाउसेस के बारे में आप जो लोग सुन रहे हैं, ताकि उनके अंदर थोड़ी सी उत्सुकता भी आने लगे कि अगर आपको चार्ट को देखने के लिए सीखना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है, उसमें बहुत डिफ़िकल्ट से हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, बहुत टेक्निकल होकर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हम अब इसके बाद ना सारे ग्रहों के जितने घर हैं उसको समझेंगे। ठीक है। जैसे भी मैंने कहा ना कि 10th हाउस में ये है, 7th हाउस में वो होगा तो ऐसा होगा, वो होगा तो वैसा होगा। और पहले उन घरों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये घर क्या होते हैं ज्योतिष में, और उनका आपके प्रैक्टिकल लाइफ पे ऐसा कोई कनेक्शन है क्या, क्या आप अपने जीवन को उससे कितना जोड़ के देख सकते हैं। अगर आपके पास चार्ट नहीं भी होगा तब भी आपको समझ में आने लगेगी बातें कि आपका जीवन एक दूसरे व्यक्ति से कितना कनेक्टेड है। तो हम अगले जो सत्र शुरू होगा, हम उस सत्र में समझेंगे कि आपका जीवन सिर्फ आपका जीवन है, सोलोली आपका जीवन है, या उसका कनेक्शन कहीं और भी है, और कितने लोग आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, और उसके प्रति आपकी जिम्मेदारियां क्या है। क्या आप उस जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो हम इसको एक अलग अंदाज से समझेंगे कि आपका जीवन, आपके जीवन के सराउंडिंग्स, आपके परिवार के लोग, आपका दायित्व, आपका कर्मा, आपकी शादी, आपके बच्चे आपके जीवन में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं, और उसको कैसे हम आगे उसको ठीक कर सकते हैं बिना चार्ट को जाने हुए। तो हमारी जो भी डिस्कशन होगी उसमें आपको किसी हॉरोस्कोप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि आपका जीवन को कैसे हम लोग और भी प्रैक्टिकल रूप से कुछ चीज़ों से हम कैसे जोड़ के इसको देख सकते हैं। और लास्ट जब हो रही है तो केतु के बारे में एक थोड़ा सा उपाय मैं आपको और बता दूं, जो एस्ट्रोलॉजिकल है कम्प्लीटली। आपको काले कुत्ते का सेवा कीजिए, कुत्ता का कारक होता है केतु, कुत्ता का सेवा कीजिए, उसको खाना खिलाइए। देखिए खाना खिलाना तो खैर ऐसे भी जो है कहा गया है कि जानवरों को, व्यक्तियों को खाना हमको खिलाना चाहिए, तो आपको कुत्तों को खाना खिलाइए। फ़कीर की सेवा कीजिए, फ़कीर का मतलब इसका कोई नहीं है, ठीक है। आप उनको फूड दीजिए, खाना दीजिए, आप देखिए कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आने लगेंगे। केतु का जो कारक है गणपति से इनको जोड़कर देखा गया है, तो आप गणपति की भी सेवा, आपके लिए गणपति की पूजा करना, उनकी आराधना जो है करना, ये भी आपको लाइफ में बहुत सारा परिवर्तन जो है केतु के संदर्भ में। और मैंने कहा कि आपका लाइफ में प्रॉब्लम है, केतु का सबके लाइफ में है। जो आप लोग सुन रहे होंगे, आपके लाइफ में केतु प्रॉब्लम कर रहा है, आपको शायद मालूम भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको बिना जाने हुए भी कर सकते हैं। जितना मैंने उपाय के तौर पे कहा है, आप उसको करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन पहले की तुलना में आसान हुआ है और आसान होता जाएगा। तो धन्यवाद रंजीत, आप इतना विस्तार से और इतनी गहराई से केतु पर परिचर्चा की। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको यह पूरी परिचर्चा, बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी, और इसको शेयर करना ना भूलिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी बनता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बार किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।